नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प देश पर मिली जानकारी को खंगाल रहे हैं, बेलीज़। ये मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है। सुना है कि ये अपने शानदार समुद्री जीवन और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। प्राचीन माया सभ्यता के निशान भी हैं वहाँ। और हाँ, एक बहुत जीवंत मिली-जुली संस्कृति भी। तो आज की इस पड़ताल का मकसद है बेलीज़ के भूगोल को समझना, इसकी राजनीति, वहाँ के लोग, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और हाँ, घूमने फिरने की खास जगह हैं। देखते हैं ये जानकारी हमें क्या कुछ बताती है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये वाकई एक आकर्षक विषय है। ये जानकारी हमें एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाती है जो मतलब कैरिबियन और मध्य अमेरिकी प्रभावों के बीच एक बहुत ही अनोखे संगम पर है। इसकी अपनी एक अलग पहचान है जो इसे आसपास के देशों से काफी अलग बनाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर ये है कहाँ। जानकारी कहती है मध्य अमेरिका में है, उत्तर में मेक्सिको है, पश्चिम और दक्षिण में ग्वाटेमाला और पूर्व में पूरा कैरिबियन सागर। हाँ, सही। राजधानी का नाम बताया गया बेलमोपन, लेकिन शायद ज्यादातर लोगों ने बेलीज़ सिटी का नाम सुना होगा। हाँ, वो सबसे बड़ा शहर है, आर्थिक केंद्र भी है और यहीं से इसकी जो भौगोलिक खासियतें हैं वो सामने आने लगती हैं। जानकारी में सबसे अहम जिक्र है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बैरियर रीफ का। दूसरा सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया वाले के बाद? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के बाद यही सबसे विशाल है। और ये सिर्फ समुद्री चट्टानों की एक चेन नहीं है, ये एक पूरा जीता जागता इकोसिस्टम है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया है। मतलब समुद्री जीवन के लिए तो ये स्वर्ग है। दूसरा सबसे बड़ा, ये तो वाकई प्रभावशाली है। जानकारी में कुछ और है इसके बारे में, मतलब कितना बड़ा है ये? हाँ, बताया है कि ये करीब 300 किलोमीटर लंबा है। इसमें सैकड़ों छोटे द्वीप हैं जिन्हें केज कहते हैं। कोरल एटोल भी हैं, मैंग्रोव जंगल भी शामिल हैं। ये पूरा रीफ सिस्टम बेलीज़ के तट के साथ साथ फैला हुआ है। लेकिन बात सिर्फ रीफ तक ही नहीं है। जमीन की तरफ देखें तो जानकारी बताती है घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। कई नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलकर कैरिबियन सागर में जाती हैं। और हाँ, चूना पत्थर की पहाड़ियों में बनी रहस्यमयी गुफाएं हैं, बहुत सारी। अच्छा, गुफाएं भी? हाँ, और इनमें से कई का संबंध प्राचीन माया सभ्यता से भी है। तो भौगोलिक रूप से देखें तो देश बहुत विविध है। समुद्र तट से लेकर जंगल और पहाड़ों तक सब कुछ है। तो ये रीफ और जंगल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, इनका जरूर कोई गहरा महत्व होगा। निश्चित रूप से ये रीफ एक तरह से एक प्राकृतिक समुद्री दीवार है। तट को तूफानों और लहरों से बचाता है और हजारों समुद्री प्रजातियों का घर है ये। मछलियां, कछुए, शार्क, मैनेटी सब मिलते हैं यहाँ। तो ये मछली पकड़ने के उद्योग का आधार है और सबसे अहम पर्यटन के लिए एक चुंबक की तरह है। लोग इसी के लिए आते हैं। और जंगल? जंगल भी वैसे ही जैव विविधता के भंडार हैं। जगुआर जैसे दुर्लभ जानवर मिलते हैं। कई स्वदेशी समुदाय भी रहते हैं वहाँ। तो ये प्राकृतिक संसाधन बेलीज़ की पहचान और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं। समझ गया। अब जरा इसके शासन और राजनीति पर नजर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक ये एक संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बेलीज़ एक स्वतंत्र देश तो है, लेकिन वो यूनाइटेड किंगडम के सम्राट को अपने राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख के रूप में मान्यता देता है। उनकी भूमिका काफी हद तक प्रतीकात्मक ही होती है। उनका प्रतिनिधित्व देश में एक गवर्नर जनरल करते हैं। अच्छा। असल में सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं, जिनका चुनाव होता है। जानकारी में प्रधानमंत्री का नाम जॉनी ब्रिसेनो बताया गया है। ये तो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसा सिस्टम हुआ फिर? हाँ, बिल्कुल वैसे। इनकी अपनी मुद्रा है बेलीज़ डॉलर, जिसे BSD कहते हैं, और ये अमेरिकी डॉलर से एक फिक्स्ड रेट पर जुड़ी हुई है, जो व्यापार और पर्यटन के लिए अच्छा है, स्थिरता रहती है। और यहाँ एक बात है जो इसे अपने पड़ोसियों से बिल्कुल अलग करती है, भाषा। जानकारी में साफ लिखा है कि यहाँ अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। मध्य अमेरिका में तो सब स्पेनिश बोलते हैं ज्यादातर। तो ये कैसे? ये इसके इतिहास से जुड़ा है। बेलीज़ पहले ब्रिटिश होंडुरास कहलाता था। ये ब्रिटेन का उपनिवेश था, जबकि इसके पड़ोसी स्पेनिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इसी वजह से अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा बन गई। शिक्षा, प्रशासन, व्यापार सब में यही चलती है। हालांकि जमीनी हकीकत थोड़ी और दिलचस्प है। स्पेनिश भी बहुत बोली जाती है, खासकर ग्वाटेमाला और मेक्सिको बॉर्डर के पास। और इसके अलावा
बेलिजियन क्रियोल है। ये अंग्रेजी पर आधारित एक स्थानीय भाषा है जो लगभग सभी लोग बोलते और समझते हैं। क्रियोल, अच्छा। जी, और साथ ही जो माया समुदाय हैं, उनमें अलग-अलग माया भाषाएं आज भी जिंदा हैं और गरीफुना लोगों की अपनी अलग भाषा है। तो आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी भाषी होते हुए भी ये देश असल में बहुभाषी है। ये बहुभाषी होना और अलग औपनिवेशिक इतिहास, इसका असर जरूर संस्कृति पर भी पड़ता होगा। आबादी तो सिर्फ 4 लाख बताई है, जो काफी कम है। बिल्कुल, कम आबादी के बावजूद यहाँ की सांस्कृतिक विविधता कमाल की है। जानकारी यही बताती है कि इसमें कई परतें हैं। सबसे पुरानी परत तो है माया सभ्यता की। उनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं, उनकी परंपराएं जीवित हैं। फिर यूरोपीय प्रभाव आया, खासकर ब्रिटिश। उसके बाद अफ्रीकी प्रभाव, जो गुलामी के दौर में लाए गए लोग थे, और बाद में करीबियाई अप्रवासी आए। और एक बहुत ही खास समूह है गरीफुना लोगों का। गरीफुना, इनके बारे में जानकारी में क्या खास बताया गया है? गरीफुना संस्कृति अपने आप में एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। ये उन अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं जो गुलाम बनाए जाने से बच निकले थे। उन्होंने सेंट विंसेंट द्वीप पर स्थानीय कैरिब लोगों के साथ मिलकर एक नई संस्कृति बनाई थी। अच्छा। बाद में उन्हें वहां से निकालकर मध्य अमेरिका के तटों पर बसाया गया, जिसमें बेलीज भी शामिल था। उनकी अपनी खास भाषा है, संगीत है, ड्रम्स पर आधारित नृत्य है, अपनी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। इनकी संस्कृति इतनी खास और महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। वाह। जानकारी में गरीफुना सेटलमेंट डे जैसे त्योहारों का जिक्र भी है, जो उनके बेलीज पहुंचने की याद में मनाया जाता है। वाह। माया, यूरोपीय, अफ्रीकी, कैरिबियाई, गरीफुना, इतने छोटे से देश में इतनी सारी संस्कृतियों का मेलजोल, त्योहारों का भी जिक्र है, जैसे कार्निवल और माया उत्सव। ये सब मिलकर जरूर एक बहुत रंगीन माहौल बनाते होंगे। हाँ, और ये सांस्कृतिक मिश्रण ही बेलीज को परिभाषित करता है। ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, सांस्कृतिक रूप से भी ये कैरिबियन द्वीपों की वो जीवंतता और मध्य अमेरिका की प्राचीन जड़ों के बीच एक पुल जैसा है। लोग आमतौर पर मिलनसार और खुले विचारों वाले माने जाते हैं और बहुभाषी होना उनके लिए बहुत स्वाभाविक है। ये विविधता उनके संगीत में, खान पान में, रोजमर्रा की जिंदगी में झलकती है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब देखते हैं कि ये देश आर्थिक रूप से कैसे चलता है। जानकारी के अनुसार मुख्य आधार हैं पर्यटन, कृषि, मछली पालन और सेवा क्षेत्र। कृषि में कुछ खास है? कृषि में पारंपरिक रूप से गन्ना और केले, इनका निर्यात होता है। इसके अलावा साइट्रस फल मतलब संतरे, ग्रेप फ्रूट भी उगाए जाते हैं। मछली पालन, खासकर झींगा, श्रिम्प और लॉबस्टर पकड़ना, वो भी आय का एक जरिया है। इसका सीधा संबंध उसी विशाल रीफ से है जिसकी हमने बात की। हाँ, जाहिर है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्तंभ पर्यटन बन गया है। पर्यटन तो समझ आता है, इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन क्या इसमें भी कोई खास बात है? जानकारी में इको टूरिज्म और डाइविंग पर्यटन पर जोर दिया गया है। बिल्कुल, बेलीज ने बहुत समझदारी से अपनी प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को ही अपने पर्यटन का मुख्य आकर्षण बनाया है। दुनिया भर से लोग यहाँ बेलीज बैरियर रीफ पर स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करने आते हैं। और वो ग्रेट ब्लू होल जैसी अद्भुत जगह हैं तो गोताखोरों की लिस्ट में सबसे ऊपर होती है। हाँ, उसका जिक्र आगे करेंगे। जी, इसके अलावा घने जंगलों में इको लॉज बने हैं। पर्यटक प्रकृति के करीब रह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं, नदियों में कायाकिंग कर सकते हैं या फिर वो प्राचीन माया खंडरों की खोज कर सकते हैं। ये इको टूरिज्म मॉडल न केवल विदेशी मुद्रा लाता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को रोजगार भी देता है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात जो जानकारी में उभरती है वो है रेमिटेंस, मतलब विदेश में, खासकर अमेरिका में जो बेलीज के लोग बसे हैं, वो अपने परिवारों को जो पैसा भेजते हैं। हाँ, वो भी अर्थव्यवस्था का एक अहम सहारा है। तो अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन और बाहरी मदद पर निर्भर लगती है। क्या इसमें कोई जोखिम भी है? हाँ, वो तो है। किसी एक सेक्टर पर, खासकर पर्यटन पर इतनी ज्यादा निर्भरता ये अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। जैसे कोई वैश्विक मंदी आ जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे तूफान वगैरह। हाँ, वो तो है। इसीलिए बेलीज के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और साथ ही टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा और समाज के बारे में भी कुछ बातें सामने आई हैं। बताया गया है कि शिक्षा का स्तर ठीक है और विश्वविद्यालय भी हैं
और पर्यावरण संरक्षण पर खास जोर है। हाँ, पर्यावरण संरक्षण यहाँ सिर्फ एक नारा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये एक जरूरत और जीवन शैली का हिस्सा बनता जा रहा है। वजह साफ है, उनकी अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर एक स्वस्थ रीफ और स्वस्थ जंगलों पर निर्भर है। सही बात है। कई संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, समुदाय आधारित संरक्षण परियोजनाएं भी चल रही हैं। जानकारी में एक शांतिप्रिय समाज और इको फ्रेंडली जीवन शैली का भी जिक्र है। हालांकि हर समाज की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति ये सजगता और शांतिप्रिय छवि बेलीज की एक सकारात्मक पहचान बनाती है। और शिक्षा के जरिए भी इस पर जोर दिया जाता होगा। हाँ बिल्कुल, पर्यावरण जागरूकता फैलाई जाती है। चलिए, अब उस हिस्से पे आते हैं जिसका इंतजार रहता है घूमने फिरने की जगह। जाहिर है रीफ और जंगल मुख्य आकर्षण है, लेकिन कुछ खास जगहों का भी जिक्र है, जैसे ग्रेट ब्लू होल। ये क्या है? ग्रेट ब्लू होल वाकई एक प्राकृतिक अजूबा है। आप सोचिए, समुद्र के बीच में एक लगभग पूरी तरह से गोल गहरा नीला सिंक होल है। ये असल में पानी के नीचे एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिसकी छत हजारों साल पहले ढह गई थी। अच्छा, कितना बड़ा है ये? ये करीब 300 मीटर चौड़ा है और 125 मीटर गहरा। गोताखोरों के लिए ये एक बहुत ही अनूठा अनुभव है, क्योंकि जब वो गहराई में उतरते हैं तो उन्हें विशाल स्टेलेक्टाइट्स दिखते हैं, वो चट्टानें जो गुफाओं की छत से लटकती हैं पानी के नीचे। हाँ, ये तब बने थे जब समुद्र का स्तर बहुत नीचे था और ये गुफा सूखी थी। ये जगह हमें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की एक झलक देती है। सुनने में ही रोमांचक है। और गुफाओं का भी जिक्र था, जैसे एक्टून टुनकील मुकनाल गुफा। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इसे संक्षेप में एटीएम गुफा भी कहते हैं। ये सिर्फ एक खूबसूरत गुफा नहीं है, ये एक पुरातात्विक स्थल है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट। अच्छा। इसमें अंदर जाने के लिए आपको पानी में चलकर जाना पड़ता है, कहीं कहीं तैरना पड़ता है, चट्टानों पर चढ़ना पड़ता है। अरे वाह। हाँ, और अंदर प्राचीन माया मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और सबसे चौंकाने वाली चीज, मानव कंकाल। कंकाल? हाँ, मानव कंकाल, जिनमें से एक क्रिस्टल मेडन के नाम से मशहूर है, क्योंकि समय के साथ उस पर खनिजों की परत चढ़ गई है और वो चमकता है। माना जाता है कि माया लोग यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करते थे, शायद बलिदान भी। बाप रे। ये एक अविस्मरणीय अनुभव होता है, लेकिन इसे संरक्षित रखने के लिए यहाँ फोटोग्राफी वगैरह मना है। सही भी है। इतिहास और रोमांच का ऐसा संगम। और माया खंडरों में काराकोल और लामनाई का भी नाम है। जी, ये दोनों बेलीज के सबसे महत्वपूर्ण माया पुरातात्विक स्थलों में से हैं। काराकोल क्लासिक माया काल का एक बहुत बड़ा शहर था, इतना बड़ा कि कभी टिकाल जैसे शक्तिशाली शहरों को भी टक्कर देता था। यहाँ विशाल पिरामिड मिले हैं, महल, शाही मकबरे और वो नक्काशीदार पत्थर के स्मारक, स्टिले भी, जिनसे हमें उस समय के राजाओं, युद्धों और जीवन के बारे में पता चलता है। और लामनाई? लामनाई का मतलब है डूबा हुआ मगरमच्छ। ये स्थल एक लगून के किनारे बसा है और यहाँ मगरमच्छों की नक्काशी भी खूब मिलती है। इसकी खासियत ये है कि ये माया सभ्यता के पतन के बाद भी लंबे समय तक बसा रहा, यहाँ तक के स्पेनिश लोगों के आने के बाद भी। अच्छा। यहाँ के मंदिर और वो नक्काशीदार मुखौटे बहुत प्रभावशाली हैं। इन जगहों पे घूमना आपको हजारों साल पीछे ले जाता है। तो कुल मिलाकर एडवेंचर, प्रकृति, इतिहास, सबके लिए कुछ न कुछ है। वन्यजीव सफारी, समुद्री खेल, रीफ पर आराम करना, विकल्प बहुत हैं। बिल्कुल, जानकारी यही दर्शाती है कि बेलीज अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध इतिहास को मिलाकर पर्यटकों को बहुत विविध अनुभव देता है। चाहे किसी को पानी के नीचे की दुनिया देखनी हो, या जंगल के रहस्य खोजने हो, या फिर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानना हो, यहाँ सब संभव है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें, तो बेलीज की मुख्य तस्वीर क्या उभरती है? क्या खास बातें निकल कर आती हैं? ऋणों का देश है, मतलब ये मध्य अमेरिका की मुख्य भूमि पर है, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह कैरेबियन है। हाँ, ये बात तो है। ये स्पेनिश भाषी पड़ोसियों से घिरा है, पर इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। आकार में छोटा सा है, पर जैव विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि में बहुत बड़ा है। अर्थव्यवस्था आधुनिक पर्यटन पर टिकी है, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन माया इतिहास और प्रकृति में बहुत गहरी हैं। हाँ, ये मिश्रण वाली बात बहुत अहम लगती है।
प्रकृति, संस्कृति और आधुनिक ज़रूरतें यहाँ कैसे एक साथ काम करती हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। यही इसकी खासियत भी है और चुनौती भी। प्रकृति ने, मतलब रीफ और जंगल ने, संस्कृति को आकार दिया, माया, गरिफुना, और अब यही प्रकृति आधुनिक अर्थव्यवस्था यानी पर्यटन का आधार है। अंग्रेजी भाषा इसे वैश्विक पर्यटन और व्यापार से जोड़ती है, और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना न केवल नैतिक रूप से सही है बल्कि आर्थिक रूप से भी जरूरी है इनके लिए। ये सब मिलकर बेलीज की एक अनूठी पहचान बनाते हैं, एक ऐसा देश जो अपनी विरासत को सहेजते हुए भविष्य की ओर देख रहा है। तो ये थी बेलीज पर मिली जानकारी की हमारी पड़ताल। वाकई एक छोटा सा देश, लेकिन अनुभवों और सीखने के लिहाज से कितना विशाल है। प्रकृति, इतिहास और संस्कृतियों का एक असाधारण मेल। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है जो इसी जानकारी से निकलता है कि बेलीज जैसा देश जो अपनी इतनी नाजुक प्राकृतिक धरोहरों पर, जैसे रीफ है, ब्लू होल है, और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आर्थिक रूप से इतना निर्भर है, वो बढ़ते पर्यटन के दबाव और विकास की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाए रख सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। इन अनमोल खजानों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखते हुए उनसे लाभ कैसे उठाया जाए, ये एक निरंतर चुनौती है। इस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत होगी। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस चर्चा से बेलीज के बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़ी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी और उसकी गहराइयों के साथ।